हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस सॉल्ट का सेकंड पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। मीन्स टू से इनका इंट्रो देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, फर्दर पढ़ना है। तो आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। एक्चुअल में अगर हम देखें तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके दो पार्ट में केमिस्ट्री डिवाइड कराती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें उसे फील करके, जो देख के, जो टेस्ट करके, ये सब चीज़ें उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और जो रिएक्शंस करके आती हैं उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये पूरा हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेसिस की, ये पूरा एनसीईआरटी बेस है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से दे रखा है हम उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे। डिसाइड कि हम एसिड की अलग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बेस की अलग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम अगर सेम पढ़ेंगे, सिमिलर मतलब एक साथ कंबाइन करके एसिड और बेसिस को, तो इसमें ये होगा कि आपको सारी क्वेरीज हैंड टू हैंड आपकी क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, आपको एसिड में फिर हम ये नहीं बताएंगे कि हमने एसिड में ये पढ़ा था, ऐसे होता है। नो, क्योंकि रिएक्शंस सेम है। उन्हीं रिएक्शंस को एसिड कराता है, उन्हीं रिएक्शंस को बेस कराता है। एसिड कैसे कराता है, बेस कैसे कराता है, हम उस चीज को अभी कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने बिल्कुल फुल एनसीईआरटी बेसिस पे ही इसे हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड बेसिस की। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। सबसे पहली बात क्या है, मेन जो प्रॉपर्टी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो अगर आपको एसिड बेसिस दोनों की पता है तो आप चाहे वो उसकी पूछे, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। लेकिन हमें याद रखना है कि ऑन द बेसिस सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन करानी है मेटल्स के साथ। ठीक है, मेटल्स के साथ, चाहे अब हम एसिड लें चाहे हम बेस लें, हमें क्या करना है, मेटल के साथ एसिड की और बेस की रिएक्शन करानी है। कैसे, क्या बनेगा कि मेटल में हमने एसिड डाला, क्या बनेगा। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि एसिड जो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं वो बनाते हैं, मेन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस, और बनाएंगे क्या यहाँ पर, सॉल्ट। क्लियर, कोई भी सॉल्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम सॉल्ट यहाँ पे सिर्फ NaCl ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि कोई भी सॉल्ट वो बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम है, मेटल को रिएक्ट कराएंगे, एक बार एसिड के साथ सॉल्ट मिला, दूसरी बार फिर से अब हम कराएंगे बेस के साथ, यहाँ पर भी हमें सॉल्ट ही मिलेगा और यहाँ पर भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। तो हमें अभी हम यहाँ पर, ये तो हमने नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर देखा है कि इस तरीके से ही कुछ बनेगा, लेकिन एक चीज जो इसमें सबसे कॉमन है वो आ रही है हाइड्रोजन। तो अगर कभी या तो एसिड या तो बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस पॉपअप जरूर होती है, एक साउंड आती है। जब भी किसी रिएक्शन में एक साउंड आए तो तब हम उसे समझ जाते हैं कि क्या है वो पॉपअप साउंड किसकी होती है, वो हाइड्रोजन गैस की होती है। अब इसे हम देखेंगे कि कैसे होता है ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू हम इसकी पूरी जो भी मतलब किस तरीके से मेटल की रिएक्शन कराएंगे हम एसिड के साथ, कैसे कराएंगे, वो सब इसमें देखी जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में हमने किया कि एक फ्यू पीसेस जो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है हम एग्जैक्ट वही पढ़ेंगे। क्या कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स, अब हमने कोई मेटल जिंक ले लिया। ठीक है, कोई मेटल अगर हमने जिंक ले लिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे से उसके टुकड़े या पीसेस कुछ भी है हमारे पास, हमने उसे एक बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर एसिड, अब हमने इसमें क्या किया, जिंक हमारे पास में पता है क्या है, वो मेटल है। तो हम इस जिंक ग्रेन्यूल को एक बार एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, एक बार बेस के साथ। तो हम पहले एसिड के साथ कराते हैं, तो हमने इसमें ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से। ठीक है, हमने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा दिया इसमें। ठीक है, अब हम इसमें कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हमने देखा कि कुछ गैस की बबल्स यहाँ पर आ गई हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर कि कुछ गैस की बबल्स आ गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हमने इसे बॉयल, मतलब अभी हमने सिर्फ बॉइलिंग ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल लिए थे, मतलब मेटल लिया, हमें करानी है उसकी रिएक्शन देखनी है एसिड के साथ।
तो हमने उसके अंदर एसिड डाला, एसिड डालने के बाद हमें दिखा कि छोटी छोटी सी यहाँ पर क्या हुआ, बबल्स हो गई हैं, मतलब डेवलप हो गई हैं। ठीक है, अब जैसे ही अब हमने क्या किया, अच्छा अब हमें गैस इसमें से बाहर निकालनी है। अब गैस ऐसे तो बाहर नहीं निकलेगी, तो गैस को हमने क्या किया, एक टब लिया, इस टब में हमने क्या किया, सॉप सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या ऐड किया इसमें, सॉप सॉल्यूशन। ठीक है, फिर एक हम ट्यूब लगाएंगे जहां पर हमने इसे बंद किया हुआ था, जहां पर इसे हमने बंद किया हुआ था, या फिर जो हमने वो बॉइलिंग ट्यूब ली थी उसी में ही हम एक ट्यूब और लगाएंगे जिसका नाम है डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवर करेगी, क्या करेगी अभी हम बताते हैं। तो हमने यहाँ पे सॉप सॉल्यूशन लिया, एक डिलीवरी ट्यूब ली जो इस बीकर से, इस टेस्ट ट्यूब से, क्या वो बॉइलिंग ट्यूब से इस बीकर तक लंबी थी। ठीक है, अब हम इससे करेंगे क्या, अब हम इससे क्या करेंगे कि तब ये जो गैस थी हमें इस गैस को सेपरेट करना है, किसी हाइड्रोजन गैस को। हमें पता होना चाहिए सिर्फ बबल्स आई हैं, हमें एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है। पता कैसे चलेगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस है नहीं है, ये हम इसमें देखेंगे। तो जैसे ही हम इस गैस को इस डिलीवरी ट्यूब के साथ पास कराएंगे सॉप सॉल्यूशन में, तो तब इसमें क्या होगा, तो जो भी गैस के बबल्स सॉप सॉल्यूशन में जो यहाँ पर थे गैस बबल्स, वो सॉप सॉल्यूशन में आ जाएंगे। जो भी गैस बबल्स यहाँ थे तो वो किस में आ गए, सॉप सॉल्यूशन में आ गए। अब सॉप सॉल्यूशन में आने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर बाहर उसे खुली जगह मिली है, यहाँ पर ये कॉक के साथ बंद थी तो उसे बाहर क्या हुई, खुली जगह मिली, तो वो एयर में चलना स्टार्ट करेंगे। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो एयर में जा रहे हैं सॉप सॉल्यूशन, ये हैं किस चीज़ के, हाइड्रोजन के हैं, किसी चीज़ के हैं, तो हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमें नहीं पता था कि हाइड्रोजन के हैं। हमने क्या किया, एक कैंडल लेके गए इन बबल्स के पास, या जो यहाँ से बबल्स निकल रहे थे सॉप सॉल्यूशन से, हमने इसमें से क्या किया, कैंडल लेके गए। जैसे हम कैंडल वहाँ पर पास लेके गए, हम अंदर नहीं डालनी है इन बबल्स के पास, तभी के तभी वहाँ पे एक साउंड आई, पॉप साउंड। ठीक है, जैसे एक पॉप साउंड आई वहाँ से, तो हमें पता चला कि पॉप साउंड के साथ सिर्फ एक ही गैस है जो बर्न होती है, एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला, जिंक ग्रेन्यूल, मीन्स टू से कि हमने इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से कराई है कि हमारे पास था मेटल मतलब जिंक, उसकी रिएक्शन कराई हमने H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमें कुछ सॉल्ट तो मिला, उसके साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिली। ठीक है, हमें क्या मिला, कुछ सॉल्ट मिला और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिली। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन गैस जो पॉप साउंड बनाती है, ये हमें पता चल गया कि सिर्फ जितनी भी हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी गैस प्रेजेंट है उनमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन गैस ऐसी है जो पॉप साउंड बनाती है। ठीक है, तो हमें इससे पता चला कि जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होती है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखो एसिड ने किस तरीके से रिएक्ट किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ने, तब हम इसे, अब हम इसकी रिएक्शन को लिख लेते हैं। क्या था, मेटल बोलता है, मेटल कहता है कि मैं जिंक हूं। ठीक है, हमने एक जिंक मेटल लिया, उसने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, हमने क्या करा था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था H2SO4, ये था हमारे पास एसिड। तब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, मैंने आपसे क्या कह रखा है, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ने की कोशिश करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और जिंक हमारे पास है, पॉजिटिव होता है जिंक, तो किसके पास जाएगा, ये नेगेटिव के पास, जिंक सल्फेट ZnSO4 बन गया, क्या बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन के साथ ही बाहर नहीं निकलती है, ये एक जब हम एक्सपेरिमेंट करा तो हमें तब भी मिली। क्लियर है, आगे समझ में। आई डोंट थिंक अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि कैसे करना है, कैसे इसकी वैल्यू आनी है, किस तरीके से आ रहा था ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम इसी में ही दूसरा पढ़ेंगे बेस की, क्योंकि हम दोनों इक्वेशंस एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम दोनों इक्वेशंस एक साथ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बेस को भी दिखाना है, हमें यहाँ पे बेस भी शो करना है। ठीक है, तो अब जहाँ पर हमने एसिड लिया था उसी जगह पे क्या लेना है, हमें उसी जगह पे बेस लेना है। ठीक है, अब नॉर्मल, अब कैसे करेंगे अभी देखते हैं, एक सेकेंड बस। जो यहाँ पे हमने जिंक ग्रेन्यूल एज इट इज लिया, जो हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, हम इसकी जगह कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर NaOH ले लेते हैं। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया क्योंकि ये बेस होता है।
ठीक है, इसमें OH प्रेजेंट है। एक पहचान और होती है जिसमें H बाहर निकले उसे हम एसिड कहते हैं, और जिसमें OH बाहर निकले जिसमें OH होता है उसे हम बेस कहते हैं। अभी आपके सिलेबस में इस चैप्टर में अभी नहीं है, आगे फर्दर चैप्टर्स में हम इसे बता देंगे। ठीक है, हमने एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हमने देखा कि कुछ गैस की बबल्स आ रही हैं, पता नहीं है हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए फिर से वही सॉल्ट सॉल्यूशन, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर क्या डालेंगे NaOH। अब ये कैसे होगा देखो, ये तो था हमारी एसिड रिएक्शन, ये तो थी एसिड वाली। अब हम करेंगे बेस वाली रिएक्शन। ये कैसे, जिंक तो एज इट इज था, बस हमने H2SO4 की जगह क्या लिया, NaOH। क्लियर। अब हमने जब इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर हमें कुछ सॉल्ट मिलेगा और मिलेगी हाइड्रोजन गैस। आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल देन नंबर फर्स्ट कौन सी गैस इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हो सकता है क्योंकि अब आपके कुछ इसमें MCQs भी कन्वर्ट हो रहे हैं, MCQs में भी पेपर आएगा, तो इस वजह से बस ये इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब जो ये फॉर्मूला बनाएगा वो बनाता है सोल्ट Ne2ZnO2, जिसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, हम इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, जब अगर आपको पता नहीं है तो सोडियम अगर जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो वो यही बनाता है, अगर NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो। ठीक है, ये हमारे पास था बेस, पहले में से एक बार बैलेंस भी कर लेते हैं, तो 2 और आई थिंक अब ये क्लियर हो गया शायद, हाँ ठीक है, आगे समझ में। तो इसमें क्या हुआ, सोल्ट बना हमारा सोडियम जिंकेट सोल्ट, जो भी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने जिंक मेटल से की थी तब हमें ये मिला। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि सारे ही मेटल ऐसा कुछ कि मतलब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ कि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाए, बट हाँ कुछ ऐसे हैं 90% वो इस तरीके से ही करते हैं। एग्जाम्पल हमने इसमें आपको बता ही दिया है, प्रोसेस यही है एज इट इज। एक बार हमने एसिड डाल के देखेंगे और एक बार हम बेस डाल के देखेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट सेकेंड है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब पहले हम इसका नॉर्मल जो हमने पहले बनाया था वही एग्जैक्ट में क्या होगा कि हमारे पास क्या है, मेटल के साथ कौन सी क्या ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं। एक सेकेंड जस्ट वेट, ये हम क्या कर रहे हैं कि हमने मेटल कार्बोनेट लिया, जो वो कह रहा है पहले हम सिर्फ उसे करेंगे। उसने बोला कि मेटल कार्बोनेट ने एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराई, या हमने इसकी जगह लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट में सिर्फ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला भी सेम रहेगा। फिर हमने उसकी कराई एसिड से रिएक्शन, और ये कहना चाहते हैं कि हमें क्या मिलेगा कि हमें जब हम इन दोनों चीजों की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, उसमें हाइड्रोजन गैस थी, इसमें सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ये जरूरी है। कार्बोनेट में आपको दिख रहा होगा कि CO3 कुछ CO3 होता है कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आपको देखना है कि ये कौन से वाले को हम किसके साथ रिएक्ट कराएं जो ये बन जाए। ठीक है, अभी हम इसे देखते हैं, उससे पहले हम इसका एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, इजी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, एक फिर से बॉइलिंग ट्यूब ली हमने, उसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। हमने क्या लिया कि मेटल कार्बोनेट में हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने सोडियम कार्बोनेट इसमें ले लिया। क्लियर इतनी बात। तो जो हमने सोडियम कार्बोनेट मेटल के साथ रखा, फिर हमने उसकी रिएक्शन कराई एसिड के साथ। अब एसिड में हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने इसमें लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और डाइल्यूट वो होता है जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है, और कंसेंट्रेट वो होता है जिसके अंदर पानी कम होता है। ठीक है, हमने फिर से इसके क्या लिया, डाइल्यूट एसिड ले लिया, रिएक्शन कराई, ये मेटल कार्बोनेट था। ठीक है,
अब रिएक्शन के बाद ये हमें देगा सॉल्ट और हमें ये पता लगाना है मेन जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे करना है, अब हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, सोडियम, हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे ऐसे ही। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया HCl, जो कि हमने इसमें ऐड किया। जैसे ही हमने इसमें ऐड किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गए हैं। अब हम ये जो हमें जो गैस है कुछ ऐसा होता है कि ऐसे कुछ करके वाइट कलर की फ्यूम्स बन गई हैं, वहाँ पर क्या हो गई है, वहाँ पर वाइट फ्यूम्स हो गई हैं। तो ये जो वाइट फ्यूम्स टाइप होता है कुछ, ये जिससे क्या एकदम से साउंड आती है एक अजीब सी और वाइट फ्यूम्स वहाँ से निकलने लगती हैं, एक्चुअल में ये पहचान तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, बट फिर भी हमें इसे ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये क्या थी। फिर हमने इसी गैस को एक लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, हमने इसे फिर से क्या किया, इस गैस को पास कराया। पास कराने के बाद जैसे हमने इसको पास कराया तो लाइम वाटर अपने आप ही मिल्की कन्वर्ट हो गया। कैसे, क्या कन्वर्ट हुआ, मिल्की। अब ये जो मिल्की कन्वर्ट हुआ था कुछ देर के लिए, अब इसी जो मिल्की कन्वर्ट हुआ है इसी का मतलब ये है कि सिर्फ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वही, अगर हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो वही सिर्फ मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो वापस से अगेन वैसे ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी मानो कुछ नॉर्मल वाटर ले लिया, वाटर के बाद आपने कुछ उसमें कुछ पास कराया, थोड़ी देर के बाद उसने ऐसे कुछ चेंज किया, अपना कलर चेंज किया, फिर वापस से नॉर्मल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रेसिपिटेट नीचे बच जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं कि हमें इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी हमने लिया, उसे हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास जरूर होगी। क्लियर है। अब हम चाहें तो इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम एज इट इज करा सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या लेना है, फिर से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, फिर से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फिर से लाइम वाटर हमारा मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। ठीक है, और वापस से फिर वो क्लियर हो जाएगा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वापस बार बार आई जा रही है। ठीक है, तो ये कभी कभी इसे नॉर्मल, अगर हम आपको एक नॉर्मल तरीके से बताएं तो अगर किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम होती है ओवर ईटिंग के बाद या किसी भी केस में एसिडिटी, तो हम सजेस्ट कराते हैं कि आप तुरंत बेकिंग सोडा लें। ठीक है, ये जो बेकिंग सोडा होता है ये क्या करता है, आपका जो भी मतलब एसिडिटी है उसे फिनिश करके डिस्ट्रॉय करके वापस से नॉर्मल कर देता है। तो ये चीज वो ये होता है। ठीक है, क्योंकि बेकिंग सोडा ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो हमारे एसिडिटी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बन गया है उसे जाके वो न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं कैसे करनी है, आगे होगा समझ कैसे करनी है रिएक्शन। नॉर्मल कि पहले हमने Na2CO3 के साथ HCl को पास कराया, कराने के बाद हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला, NaCl मिल गया, नॉर्मल वाला सोल्ट। क्या मिला हमें यहाँ से, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूर। अब इसने क्या बोला है कि तब हम पता लगाएंगे इसका कि हाँ ये कैल्शियम वो है या नहीं है, कि जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, तो हमने इसमें इसे रिएक्शन को पास कराया तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ये मिला हमें व्हाइट पीपीटी के साथ, जिसे हमने कह दिया हाँ ठीक है अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। अगर यहाँ पे हमें व्हाइट पीपीटी नहीं मिलती है, प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, तो दैट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। सेम हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम फिर से इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर Na2CO3 की जगह चेंज कर देंगे। आपको ऐसे चेंज नहीं करना है, नॉर्मल सिर्फ आपको ये देखना है कि हमने क्या किया, सोडियम वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं तो हमने लिया यहाँ पर NaHCO3, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कर दिया बस, और कुछ नहीं किया हमने, बिल्कुल यही मिलेगा यही मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। वापस से हमने करा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा के तो व्हाइट पीपीटी, जो कि कंफर्म करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं आई इसमें समझ में, या फिर ये नहीं हो रहा है हमसे।
ठीक है। बस नॉर्मल है कि जो भी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है उसका टेस्ट हमें किससे कराना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराना है, जिसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज से हम रिएक्ट कराते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसमें से ब्रिस्क एफोबेसेंस निकलती है। क्लियर, ये से यहाँ पे खत्म करता है। और आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ ऐसा कुछ है कि जो आपको इसमें बताना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब ये एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करते हैं, वैसे तो मैं नॉर्मल आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार हम इसे और देख लेते हैं। हमने कहा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप कहेंगे मैम हमने फर्स्ट पढ़ा उसमें भी एक आपने बताया कि सोल्ट बनता है, सेकंड पढ़ा इसमें भी बताया कि सॉल्ट बनता है, अभी नेक्स्ट आ गया है इसमें भी आ गया कि सॉल्ट बनता है। अब ये सॉल्ट अलग अलग क्यों है? ये सॉल्ट एक्चुअल में अलग इसलिए है कि कोई ऐसी किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। यहाँ पर वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे थे, यहाँ पर वो कुछ नया सोल्ट जनरेट हो रहा है, बन रहा है वो सोल्ट, यहाँ पर इसे न्यूट्रलाइज करके बना है। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा आपको मैं अभी समझा देती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा। एसिड है मेरे पास, कुछ भी ले लो, HCl, बेस है मेरे पास NaOH, मैंने इसकी रिएक्शन कराई। हमेशा इस केस में हमेशा आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल जरूर करेंगे। न्यूट्रल रिएक्शन से आपको एक चीज याद आएगी जो कि मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाई हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो यहाँ पर काम आने वाली है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द सेंस, अब देखो कैसे, अब हम इसे पहले तोड़ते हैं, H प्लस Cl-, इसे तोड़ो Na प्लस OH-। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, वो उसे कुछ अलग से कुछ नहीं करना कि आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ अलग से करना है। जो ये सॉल्ट और वाटर बनता है ये न्यूट्रल कैसे होगा, ये मैंने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। देखो पॉजिटिव है तो ये जाएगा Cl के साथ, तो बनाया इसने NaCl। ठीक है, अब ये HOH ये जाएगा इसके साथ, तो ये बनाया HOH, और HOH को ही हम लिखते हैं H2O। क्लियर, तो ये बना हमारा सॉल्ट और ये बना वाटर। क्या कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था उसे हम कहते हैं जो मतलब सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे समझ में? आई डोंट थिंक कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम है कुछ भी, मतलब इसमें नॉर्मल है। अगर हम आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताएं तो अब इसमें ये नहीं हो सकता कि एसिड ही रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं, ये बेस भी रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ, तब भी हमें मिलना यही है, NaCl एंड वाटर। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर हम चाहें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो भी हम इसकी करी है तो हम लैब में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक फिनोफ्थेलिन, मैंने आपको फिनोफ्थेलिन मिथाइल ऑरेंज ये दोनों ऑप्शंस दिए थे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो फिनोफ्थेलिन पे चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम ये जो बना है ना, ये बना है, ये कलरलेस कर देगा उसको, ये कलरलेस नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कलरलेस करेगा। देखो आपको यहाँ पर इसकी गारंटी नहीं है कि ये कलरलेस करेगा, लेकिन जब हम इन दोनों को रिएक्शन कराने के बाद हम लिटमस पेपर पे डालें या फिर हम इंडिकेटर्स पे, किसी भी इंडिकेटर पे, या फिर हम फिनोफ्थेलिन पे डाल के इसे देखें तो ये कलरलेस ही देगा क्योंकि ये न्यूट्रल हो चुका है। अब इसमें ना तो हम एसिड को अलग कर सकते हैं ना हम बेस को अलग कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है एसिड बेसिस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो। ठीक है, आगे समझ में? अब नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे एसिड्स? देखो, अगर आपसे पूछा जा रहा है नॉर्मली मेटालिक ऑक्साइड्स मींस, पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहला काम होता है स्ट्रक्चर लिखना। मेटल ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, हमें क्या मिलेगा, वही सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब कैसे कराना है? नॉर्मल मेटल ऑक्साइड, कोई ना कोई तो मेटल होना चाहिए। जैसे हमारे पास हमने मेटल होते हैं, हमारे जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, कुछ भी मेटल हुआ। ठीक है, तो कुछ भी मेटल अगर वो अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में है, मानो कॉपर लिया हमने, तो कॉपर अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में हो गया CuO। ठीक है, अब उसकी रिएक्शन मैंने कराई HCl से, मतलब एसिड से।
तो मुझे कौन सा सॉल्ट मिला, तो मुझे मिला CuCl2 मिला, इसका फॉर्मूला होता है कॉपर क्लोराइड का, और हमें यहाँ से मिला वाटर। अब एक बात बताओ आप, अब आप कहेंगे कि मैम ये वाला सोल्ट है और हम पीछे जो सोल्ट पढ़ के आए हैं एसिड बेस वाला, अब मैंने आपको पहले बताया, एक बार से क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब बोलेंगे कि ये वाला जो सोल्ट है ये आपको दूसरे कलर, ये आपको क्या मिला, ये किसी ना किसी भी कलर का हो सकता है, ये कलरफुल होता है, किसी भी कलर का हो सकता है, बट जो एसिड बेस वाला सोल्ट होता है वो हमेशा कलरलेस होता है। अब देखो जो CuCl2 आया है ना, ये हमारे पास कॉपर क्लोराइड, ये हमारे पास ब्लू ग्रीन कलर का आएगा। तो इस सॉल्ट में और उस सॉल्ट में डिफरेंस पता चली, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप इसका एक्सपेरिमेंट की क्लास में ही अच्छे लगते हैं, बट फिर भी मैंने आपको वो बता दिया था जिससे कि आप क्लियर कर सकें, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, एसिड जैसे भी करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी वो ऐसे ही रिएक्शन करते हैं, वो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन ऐसे ही करते हैं, ये सिंपल एसिड्स की ही चल रही है, ठीक है, क्योंकि बेसिस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी एसिड्स की हैं बस इतनी ही है, जितनी दी गई है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाई कि उसमें लिमिटेड दे रखी है। अब मैं आपको बेसिक में भी सारी कराऊं तो कोई फायदा उस चीज़ से मिलेगा नहीं, ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक चीज़ और, जो यहाँ पे हमारे पास ये कॉपर ऑक्साइड था, ये हमारे पास ब्लैक कलर का था, और अब देखो HCl के मिलते ही इसमें ब्लू ग्रीन कलर आ गया है, और ये सॉल्ट दूसरा होता है, वो सॉल्ट दूसरा होता है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब देखो रिएक्शन करानी है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एसिड जो होते हैं वो तो रिएक्शन करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो बेस होते हैं वो करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। अब मैंने आपको मेटल ऑक्साइड्स तो बता दिए कौन कौन से होते हैं, जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ, इस तरीके से। अब नॉन मेटल अगर ऑक्साइड आ जाए तो उसमें क्या आ जाएंगे हमारे, उसमें आ जाएंगे हमारे बेसिस। अब वो कैसे करते हैं रिएक्शन, अब उन्हें देखते हैं। पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, कि नॉन मेटल ऑक्साइड, अब वो रिएक्शन करना चाह रहा है किससे, बेस से। हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं, हमारे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, ठीक है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल। अब बेस हमने कुछ भी बेस ले लिया, NaOH ले लो, चलो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हम अभी जो हम पढ़ के आए ना वो वाला लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये नॉन मेटल है क्योंकि कार्बन इज अ नॉन मेटल, उसके साथ ऑक्सीजन लगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। कॉपर इज अ मेटल, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा तो मेटल ऑक्साइड हो गया, क्लियर। अब CaOH का होल ट्वाइस अगर रिएक्शन करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ही उल्टा हो गया है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, बेस के साथ अगर इसने रिएक्शन करी तो ये सॉल्ट बनाएगा। अब ये किस तरीके का सॉल्ट बनाएगा, ये बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, वाटर, आगे समझ में। तो जो रिएक्शंस, लेकिन एक बहुत अलग और डिफरेंट बात जो कि आपको नोट करनी है और नोट में लिखनी भी है, वो ये है कि जो रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, जो सॉल्ट, और ये बताते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये एसिडिक ना होंगे तो ये रिएक्शन इससे करेंगे क्यों, बेस से रिएक्शन करेंगे क्यों, अगर ये एसिडिक नहीं होंगे तो ये इसका क्या बताती है, एसिडिक नेचर बताती है, क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई हैं, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले एसिड बेस दोनों को हमने रिएक्ट कराया मेटल के साथ रिएक्ट कराकर वही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमने ऐसे ही जिंक हमने मेटल लिया था, एक बार इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराई, एक बार इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराई, हमें मेटल ये जो हमें सोल्ट मिला है, ये हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई।
नेक्स्ट हमने कराया मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड्स के साथ, ठीक है। बेसिस की कुछ लिमिटेड ही रिएक्शंस हैं, फिर हमने इन दोनों को रिएक्शन कराया कैसे, मेटल कार्बोनेट को Na2CO3 को कराया था HCl के साथ रिएक्शन, तो सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी कार्बन, अगर हम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं तो। नेक्स्ट हमने एक दूसरे के साथ इनकी रिएक्शन कराई, HCl के NaOH से और NaOH के HCl से। बात एक ही है, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ये जो सोल्ट होता है कलरलेस होता है बिकॉज इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर हमने जो हमारे एसिड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो बेस होते हैं वो हमारे नॉन मेटल के साथ करते हैं। तो एसिड्स की मेटल के साथ कराई, तो हमें रिएक्शन कराने के बाद वहां से दूसरा कलर मिला, तो उसके बाद हमने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ की रिएक्शन बेस के साथ कराई, ठीक है। बस थैंक यू सो मच। अब आपको इससे जो भी इससे रिलेटेड आगे चीज़ें होंगी वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट कि अब इनमें नेक्स्ट लेक्चर शायद हमारा यही होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। एसिड और बेस आपस में तो ठीक है, बट आपस में इन दोनों का क्या अपनी अपनी खुद प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बट इनका आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या इनमें कॉमन है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। Thank you so much. All the best. God bless.